आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी साहब। गडकरी साहब का स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। सबसे पहले आपको बधाई कि सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज का ऐलान किया है, उसमें से मुझे लगता है सबसे ज्यादा हिस्सा जिस सेक्टर को जा रहा है उनमें से एक आपका मंत्रालय, छोटे मझोले कारोबारियों का मंत्रालय। आपको उम्मीद थी कितने पैसे का अनाउंसमेंट होगा? देखिए, हमारे एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा प्रधानमंत्री जी ने ये पैकेज दिया है। हमारे जीडीपी से 10% आज इसकी कीमत है और हमारे देश में ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन है। ये एक बूस्टर डोज है एमएसएमई को मिला है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ऐसा होता है कि ये जो 20% मिला है, समझो 5 करोड़ का वर्किंग कैपिटल था तो अब 1 करोड़ एडिशनल मिलेंगे। तो 1 करोड़ के लिए बैंक कोलैटरल गारंटी मांगती है, तो कोलैटरल गारंटी ने फिर उसकी घर प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना पड़ता है। पर ये विदाउट कोलैटरल गारंटी ये लोन मिलेगा, ये 20%, ये बहुत बड़ी राहत है। 3 लाख करोड़ इसके कारण आएंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी और करीब 45 लाख एमएसएमई को इसका फायदा होगा। तो मुझे लगता है जो स्ट्रेस में थी उनको एक प्रकार से बड़ा ऑक्सीजन मिल गया है और इससे निश्चित रूप से एमएसएमई दौड़ने लगेगी, अच्छा काम करेगी, ये मेरा विश्वास है। इसमें सर एक और बड़ा फैसला एमएसएमई को लेकर लिया गया है, वो है कि एमएसएमई की परिभाषा को बढ़ाया गया है, उसके टर्नओवर लिमिट को बढ़ाया गया है। ये कितना फायदेमंद होगा एमएसएमई के लिए, खासतौर से उनके लिए जो अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, ये पिछले 14 साल से चल रहा था कि इसको बढ़ाना चाहिए, पर नहीं बढ़ा, इसका निर्णय नहीं हो रहा था। इसमें मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले क्लासिफिकेशन था कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों अलग अलग थे, और उसमें माइक्रो जो थी उसके लिए इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक और सर्विस के लिए इन्वेस्टमेंट अप टू 10 लाख करोड़ तक। अब नए इसमें बदल हुआ है कि इन्वेस्टमेंट 25 लाख के बजाय 1 करोड़ तक और सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को 1 कर दिया है। अब दोनों अलग नहीं है और टर्नओवर है 5 करोड़ तक। तो एकदम ये 10 लाख का 5 करोड़ का टर्नओवर तक गया है, दोनों भी बातें हमने 1 कर दी है। फिर स्मॉल इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट थी 5 करोड़ और उसका सर्विस सेक्टर के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट थी 2 करोड़। अब ये बदलकर स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट हो गई 10 करोड़ दुगनी, और ये जो 2 करोड़ का इसके लिए था हमारे सर्विस सेंटर में, वो अभी बढ़ाकर टर्नओवर 50 करोड़ हो गया, यानी 25 गुना बढ़ गया। मीडियम इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट थी 10 करोड़ और उसके साथ उसकी इन्वेस्टमेंट सर्विस सेक्टर के लिए थी 5 करोड़। अब मीडियम के लिए बढ़कर इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ की और टर्नओवर हो गया 100 करोड़। तो इसके कवरेज में काफी बड़ी इंडस्ट्री आएगी। अब बैंक के, सरकार के, एमएसएमई के सभी कंसेशन, सभी योजनाएं इनको मिलेगी। ये एक प्रकार का बूस्टर डोज है। अब क्या होते थे लोग कि अपने एक ही कंपनी के बाद 10 एमएसएमई के लाइसेंस लेते थे और अलग अलग करके फिर उसके अंदर रहने के लिए कोशिश करते थे। अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और एक प्रकार से ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन हुआ। मैं जब मंत्री बना तब से इसके पीछे था, इसमें काफी अड़चने थी, अब ये हो गया, इसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है और ये हमारे इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत बड़ी ताकत देगा और इसका फायदा होगा। इसमें एक चीज मैं समझना चाहूंगा, चूंकि आप तकनीकी तौर पर भी काफी चीजों को समझ रहे हैं, कि जो माइक्रो इंडस्ट्रीज थी, जो मीडियम इंडस्ट्रीज है, उन स्मॉल इंडस्ट्रीज सबके लिए जो सरकार के पहले से जो इंसेंटिव प्लान थे वो अलग अलग हुआ करते थे। अब जो ये हम लोग नया परिभाषा डाल रहे हैं, तो क्या इंसेंटिव जो है उसी हिसाब से उसमें ही बदलाव होगा? 100% होगा। अगर उसका नॉमिनेशन ही होगा कि माइक्रो इंडस्ट्री में जो आएंगे उनको अभी तक माइक्रो इंडस्ट्री के जो बेनिफिट थे वो मिलेंगे, जो स्मॉल में आएंगे उनको स्मॉल इंडस्ट्री के बेनिफिट मिलेंगे और जो मीडियम में आएंगे उनको मीडियम के बेनिफिट मिलेंगे। तो एकदम ये बेनिफिट एकदम इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बहुत बड़ा फायदा होगा। इसमें सर जो हम लोग इंसेंटिव, जो क्रेडिट गारंटी की बात कर रहे हैं, 20% एडिशनल क्रेडिट की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें बैंक और एनबीएफसी की तरफ से पैसा मिलना कितना आसान होगा? क्योंकि सरकार गारंटी तो दे रही है, लेकिन तब भी हमने देखा कई मोर्चे पर उनकी तरफ से थोड़ी सी झिझक रहती थी। आपकी जब बैंकों से बात हुई है, एनबीएफसी से बात हुई, आपने कई लोगों से बातचीत की है, उनका फीडबैक, उनकी जो शंकाएं थे वो काफी हद तक दूर हो गई इन घोषणाओं से, इनकी शर्तों से? देखिए, ये बैंक जो होती है, रिजर्व बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक, ये सब आखिर सरकार के गाइडलाइन पर ही काम करती है। और एनबीएफसी को भी हमने अभी, एनबीएफसी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी
वो अब एमएसएमई के लिए सब स्कीम में लोन दे सकती है, सीडबी भी देती है, वो भी दे सकेगी। इस प्रकार की योजना बनाई है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका फायदा सब बैंकें देंगी। और जब ये सब हमने करने के लिए कहा है, जिसकी कोलेटरल न रखते हुए गारंटी भारत सरकार ले रही है 3 लाख करोड़ की, तो रिजर्व बैंक की गाइडलाइन आएगी और बैंक ये कर पाएगी। अब उनमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबको इसका बेनिफिट मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें एक ऐलान किया गया है फंड्स ऑफ फंड का। ये दरअसल 10,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया जा रहा है। तो इस सब फंड ऑफ फंड में एक शर्त ये रखी गई है, जो एमएसएमई ग्रोथ पोटेंशियल रखेगा, जिसमें वायबिलिटी दिखेगी, उसमें इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा, इक्विटी फंडिंग की जाएगी। तो ये जो शर्त है कि ग्रोथ पोटेंशियल और वायबिलिटी को लेकर के ये निर्धारित करना कितना आसान होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव मामला है, किसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, किसमें नहीं है, कौन वायबल है, कौन वायबल नहीं है। नहीं, इसमें कोई कठिनाइयां नहीं है। जो एमएसएमई एक्सपोर्ट कर रही है, अब हम लोग इसमें दो बातें ला रही है कि एमएसएमई का रेटिंग एक थर्ड एजेंसी के द्वारा करेंगे और उसके टर्नओवर, उसके एक्सपोर्ट, उसका सब पूरा परफॉर्मेंस जो होगा उसके ऊपर उसका रेटिंग होगा। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि विशेष रूप से बैंकों को रिस्ट्रक्चर करने के लिए भी ये फंड काम में आएगा। और जो एमएसएमई कैपिटल मार्केट में जाके अपने लिए इक्विटी खड़ी करना चाहते हैं, जो सीना कमेटी का रिपोर्ट था रिजर्व बैंक ने अपॉइंट किए हुए, तो उसमें हम लोग अगर वो 50 करोड़ मार्केट से खड़ा करना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज से, तो 15% इक्विटी का सपोर्ट हम भी देंगे। तो वो खड़ा करने के लिए भी फंड्स ऑफ फंड्स का उपयोग होगा। और ये जो 10,000 करोड़ है, उसको अलग अलग प्रकार के फंड को कंबाइन करके ये 50,000 करोड़ का इक्विटी फंड होगा। और ये स्ट्रेस में जो एमएसएमईज है और उनके लिए भी कभी इसकी इक्विटी खड़ा करने के लिए कैसे उपयोग हो सकता है, और जिनका रेटिंग अच्छा है और जो ऑलरेडी इसमें अच्छा बिजनेस कर रही है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, उनको भी इसका फायदा होगा। ये नया दरवाजा खुला है प्रगति और विकास की ओर जाने के लिए। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा फायदा इसमें होगा एमएसएमई का, ऐसा मुझे लगता है। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा था सर आपसे, क्योंकि ऐसे ही फंड ऑफ फंड्स का ऐलान किया गया था स्टार्टअप के लिए, लेकिन वहां पे स्टार्टअप आवेदन करते रहे और मुश्किल से बहुत कम संख्या में फंड ऑफ फंड से पैसा उनको मिलता था। या वहां भी यही दिक्कतें आती थी कि शर्तें हमने इतनी कठोर रख दी कि उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो अब इस ऐलान के बाद कई एमएसएमई से मैंने बात की तो उन्होंने भी यही चिंताएं जताई थी। आप कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी ऑडिट कराए, थर्ड पार्टी इसकी निगरानी करेगा, या फिर कोई और आश्वासन देना चाहें कि नहीं इस पैसों को पाने में आपको दिक्कत नहीं होगी? नहीं नहीं, मैं थर्ड पार्टी ऑडिटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जैसे थर्ड क्रिसिल पार्टी है या बड़ी बड़ी वैल्यूएशन, कंपनी, रेटिंग जैसे अभी आपके पास नहीं कि आपका जो कितने रेटिंग, लोग देख हाँ, रहे हैं, रेटिंग होता है ना कि ये टीवी को इतने लोग देख रहे हैं, वैसे टीआरपी, वैसे ये एक प्रकार की टीआरपी है एमएसएमई की, कि उनका एक्सपोर्ट कितना है, टर्नओवर कितना है, जीएसटी इनकम टैक्स कितना देते हैं, उसके सबके आधारों के ऊपर उनका एक रेटिंग होगा। ए होगा, बी होगा, ट्रिपल ए होगा, डबल ए होगा, ए प्लस होगा। तो ये रेटिंग के बाद उसमें से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जैसे स्टूडेंट्स में होता है ना, ये मेरिट स्टूडेंट है, ये फर्स्ट क्लास है, ये हायर सेकंड क्लास है। तो उसी प्रकार की व्यवस्था इसमें होगी, और जिसके कारण मुझे लगता है कि बड़े प्रमाण पर हमारे को एमएसएमई को इसका फायदा होगा। और जो रेटिंग अच्छा आएगी वो कैपिटल मार्केट से अपना फंड खड़ा करेगी। जैसे आप बड़े बड़े लोग बड़े बड़े कंपनियों में शेयर खरीदते हैं, उसकी रोज कीमत बदलती रहती है, उसी प्रकार से अब अच्छे एमएसएमई में लोग अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। और ये रिस्ट्रक्चर करने के लिए भी इसका उपयोग कैसे हो सकता है, अब धीरे धीरे इसके आधार पर हम इसके डिपार्टमेंट के लेवल पर सब स्टेक होल्डर से बात करके अगर कोई अड़चन आएगी तो वो दूर करेंगे, और इसका बड़े प्रमाण पर फायदा होगा, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। एक बड़ा फैसला लिया गया है कि 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में जो सप्लायर होंगे उसमें विदेशी सप्लायर शामिल नहीं होंगे, इस बात का प्रावधान किया जाएगा। ये वाकई काफी बड़ा फैसला है, एमएसएमई को ज्यादा बड़ा बाजार मिलेगा। लेकिन एक शंका यह है, जो बायर्स होते हैं उनके मन में यह होता है कि एमएसएमई के प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, या फिर जितनी संख्या में हम प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं उतनी बड़ी संख्या में वो सप्लाई करने में सक्षम नहीं होते हैं। इस वजह से हमको जाना पड़ता है बड़े सप्लायर या विदेशी सप्लायर के पास। तो इस आशंका को कैसे दूर करेंगे आप? देखो, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे एमएसएमई के पास पूरा पोटेंशियल है, इस प्रकार से सप्लाई कर सकते हैं। बाद में मैं मानता हूं कि ये कोरोना वायरस का संकट और ये इकोनॉमी का जो संकट है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, और इसलिए हम अब टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्वाभाविक रूप से हम लोग फॉरेन कैपिटल भी ला सकते हैं।
मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये पीपीई किट जो है ये अभी चाइना से हमने 1.5 करोड़ लाई थी। अब हमारे यहाँ नागपुर में हमारा एक टेक्सटाइल क्लस्टर है ऑरेंज सिटी के नाम से। वहाँ हम लोग ये लंदन पीटर इंग्लैंड इंग्लैंड पीटर इंग्लैंड करके ब्रांड है, उसके ड्रेस कपड़े यहाँ बनते हैं, शर्ट। तो अब उन्होंने इतना अच्छा पीपीई किट बनाई कि 550 रुपए में बनी है। अब हमारे देश को इंपोर्ट करने की तो जरूरत नहीं है, उल्टा हम पीपीई किट एक्सपोर्ट कर सकेंगे, ये हमारा पोटेंशियल खड़ा हुआ है। तो हमारे को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इकोनॉमी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन को प्रोत्साहन देना, इस प्रकार की नीति अपनानी पड़ेगी और उससे एमएसएमई प्रॉफिट में आएगी, नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, वेल्थ क्रिएट होगी और रोजगार निर्माण होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमको देश में रोजगार कैसे निर्माण हो, और वो भी रोजगार सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड क्षेत्र में, एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल सेक्टर में कैसे हो, इसकी चिंता करनी पड़ेगी और उसी के आधार पर अपनी नीति बनानी होगी। एक और महत्वपूर्ण बात एमएसएमई से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद हम दूसरे मुद्दे पे जाएंगे, वो है कि जो सरकार और सरकारी कंपनी और सरकारी विभागों के पास जो भी पैसा बकाया है, आपने इसका जिक्र पिछले हमारे इंटरव्यू में किया भी था, उन सारे बकाये का भुगतान 45 दिन में कर दिया जाएगा। आपको लगता है कि वादा वाकई पूरा हो पाएगा? क्योंकि बहुत बड़ी रकम है, रकम का खुलासा आपने तो नहीं किया था, आज तो कम से कम कर दीजिए, रकम कितनी है और कितना मुमकिन है कि 45 दिन में ये भुगतान कर दिया जाएगा? देखिए, भारत सरकार के सब डिपार्टमेंट और सब अंडरटेकिंग और पब्लिक सेक्टर जो है वो भारत सरकार के गाइडलाइन के अंडर काम करते हैं। आखिर फैसला करने का निर्णय भारत सरकार को है और इसलिए अब भारत सरकार का फैसला उनके ऊपर बंधनकारक है। उनको तुरंत इसके बारे में 45 दिन के अंदर सब ड्यूज देने पड़ेंगे और यह सरकार का ऑर्डर है। दूसरी बात, मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार भी अपने स्टेट गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के तुरंत इस प्रकार के ड्यू 45 दिन देने का भी ऑर्डर निकाले और ये एमएसएमई को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी और इससे काफी बड़ी लिक्विडिटी आएगी और एमएसएमई संकट से बाहर आ सकती है। और मुझे लगता है ये भी एक फैसला अहम है, ऐतिहासिक है और बहुत है, क्योंकि मैं अनेक दिनों से हमने एक पोर्टल भी खोला है समाधान का, करीब 36 से 40 हजार करोड़ के हमने उसमें प्रॉब्लम सुलझाए। पर इस ऑर्डर के बाद मुझे लगता है कि अब ये अमाउंट बहुत बड़ी होगी, कम से कम 2.5 से 3 लाख करोड़ केवल भारत सरकार के डिपार्टमेंट और अंडरटेकिंग से एमएसएमई को मिलेंगे और स्टेट गवर्नमेंट ने निकाला तो वो भी 2-1 लाख करोड़ आएंगे। तो ये बहुत बड़ा होगा। इसको स्टेट गवर्नमेंट से मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी इस प्रकार का निर्णय करे, ये एमएसएमई को बहुत बड़ा ऑक्सीजन मिलेगा। बकाये का एक बड़ा हिस्सा जो है विवादों में फंसा होता है अलग अलग वजहों से, तो उन विवादों का निपटारा किए बगैर तो बकाये का भुगतान करना मुश्किल होता है। तो वैसी रकम का पेमेंट जल्दी हो पाए तो क्या ऐसा कोई प्रावधान करेंगे कि विवाद निपटने से पहले एक आधा हिस्सा या फिर 75% पैसा आप दे दीजिए, विवाद के बाद देखा जाएगा, या फिर उसका क्या समाधान देख रहे हैं आप? देखो, पहली बात तो ऐसी है, मैं विवाद में लटके हुए फैसले की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जहां विवाद भी नहीं है, माल भी सप्लाई हुआ और माल के पैसे नहीं मिले, वो कह रहा हूँ। और इसलिए मुझे लगता है कि विवाद में जो है उसको कैसे रिजॉल्व करना, उसका मैकेनिज्म है, तो वो तो निश्चित रूप से होगा। पर मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो विवाद नहीं है वो अमाउंट भी रिलीज हुई तो वो भी बहुत बड़ी है और इसका बहुत बड़ा फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। सरकार के ऐलान के बाद भी आप जिस तरीके से बारीकियों को समझा रहे हैं, मुझे लगता है वो जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए हम आपसे बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब से। दो छोटे छोटे सवाल हैं सर। पहला कि एक तो हमने एमएसएमई के अलावा कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो एक्सटेंशन 6 महीने का दिया गया है, उस एक्सटेंशन का फायदा हाईवे सेक्टर को कितना मिलता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि इसमें यह भी कहा गया कि सरकारी एजेंसी बैंक गारंटी भी देगी इस बढ़े हुए पीरियड के लिए। और क्या ये टोल ऑपरेटर पर भी लागू होगा या फिर उसके लिए अलग प्रावधान किया जाएगा? थोड़ा आप जो बोल रहे हैं उसको सुधारता हूं। अभी डायरेक्ट ऑटोमेटिक मेथड से 6 महीने के लिए ये ईओटी में एक्सटेंशन ऑफ जो टाइम पीरियड है उसमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा ड्यू टू कोरोना। तो 6 महीने उनका पीरियड बढ़ जाएगा तो कोई पेनल्टी, कोई फाइन, कोई लगेगा नहीं। ये एक बड़ा रिलीफ कॉन्ट्रैक्टर को है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो इसमें यह है कि जो हम जब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट अगर 1000 करोड़ है तो 2% बैंक गारंटी लेते हैं। तो अब उनके लिए वर्किंग कैपिटल बहुत प्रॉब्लम है। तो जितना काम होगा
उस हिसाब से वो बैंक गारंटी हम रिलीज कर देंगे, तो उतनी लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्टर को आएगी और ये भी उसके कारण उनके हाथ में पैसा आएगा काम करने के लिए। ये भी एक अच्छा फायदा इसमें होगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हुआ है। इसमें अभी तक भी कुछ गाइडलाइन है कि वर्क कंप्लीट करेंगे तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा, तो क्या आप उस गाइडलाइन को और ज़्यादा रिलैक्स करेंगे कि मान लिया आपने 2.5% प्रोजेक्ट पूरा कर लिया तो 1% तक पैसा वापस, कुछ ऐसा रिलैक्सेशन करने पर विचार कर रहे हैं या फिर पुराने गाइडलाइन को सख्ती से पालन करेंगे? नहीं नहीं, हमारे यहाँ पद्धति क्या थी, माइलस्टोन था। समझो 25 करोड़ का काम एक माइलस्टोन तक पूरा करना है, तो जब तक माइलस्टोन पूरा नहीं होता तब तक पेमेंट नहीं मिलता था। अभी हमने ऑलरेडी उसमें निर्णय किया है कि अगर उसने 25 करोड़ का भले काम न किया हो, उसने 15 करोड़ का भी किया होगा, तो भी उसको हम लोग 15 करोड़ के अगेंस्ट 75% 90% पेमेंट उसको रिलीज कर दें। तो अब क्या हुआ कि वो काम अटका हुआ है, उसने 15 करोड़ का, उसके पास पैसा नहीं है। अब 15 करोड़ में से 90% मिल जाएंगे, तो जो 10 करोड़ का बाकी काम है वो पैसा डाल के वो कर लेगा और माइलस्टोन पूरा करने के बाद उसका पूरा हिसाब होगा। तो ऑलरेडी हमने ये किया है। मैं कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉब्लम्स को समझकर काफी निर्णय हमने किए और हमारा टारगेट है कि अब मार्केट में लिक्विडिटी आनी चाहिए और 2 साल में हम करीब 15 लाख करोड़ के रोड बनाकर हम लोग रोड कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना चाहते हैं और इसके लिए वॉर फुटिंग पे हम काम करेंगे और ये टारगेट हमने निश्चित किया है। ये कठिन है, ये टारगेट है, कमिटमेंट नहीं है, पर ये करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रैक्टर, हमारे अधिकारी, सेक्रेटरी सब मिलकर, एनएचआई मिलकर हम पूरे ताकत से काम करेंगे, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी आनी चाहिए। लिक्विडिटी आने बिना एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं होगा, परचेसिंग पावर नहीं बढ़ेगी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की एनबीएफसी एचएफसी को जो पैसा देने की बात की, खास माफी चाहूंगा, खासतौर से एनबीएफसी के लिए, तो ये जो हम लोग पार्शियल क्रेडिट गारंटी 45,000 करोड़ का 30,000 करोड़ रुपए के स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम, इसका भी फायदा मुझे लगता है कि एमएसएमई को मिलेगा, क्योंकि ये एनबीएफसी ज्यादा लेंड करते हैं एमएसएमई को। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखो, मैं आपको बताता हूं कि एमएसएमई के और छोटे लोगों के फाइनेंस में एनबीएफसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो ऑटो फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी, अलग अलग कंपनियों की, ये बड़े प्रमाण पर ट्रक, कार सबके लिए फाइनेंस करती है, इक्विपमेंट के लिए फाइनेंस करती है और ये छोटे लोगों को करती है और इसलिए एनबीएफसी को भी ताकतवान बनाना चाहिए। मैंने और भी कहा है कि हम ये कोशिश करें कि एनबीएफसी को फॉरेन फंड भी कैसे मिले और एनबीएफसी को बैंकों का सपोर्ट कैसे मिले और निश्चित रूप से उसमें मार्केट में और लोन अवेलेबल होगा और इसके कारण एमएसएमई को और पैसा मिलेगा और मार्केट में उसके कारण और लिक्विडिटी बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी का चक्र और गति से घूमेगा। एमएसएमई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और एनबीएफसी को भी हमको ताकतवान करना पड़ेगा। चलते चलते सर, आखिरी सवाल, इस 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के बाद लोग ये कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट का क्या होगा, सरकार पैसा कहां से लाएगी? क्योंकि आप अर्थव्यवस्था को भी अच्छे से समझते हैं, आपको लगता है वाकई एक चुनौती है कि इसका ध्यान देने की जरूरत अभी नहीं है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये इस प्रकार के तर्क इस समय निकलना भी उचित नहीं है। पहली बात तो ऐसी है कि 20 लाख करोड़ अगर इकोनॉमी में आएंगे तो ये कोई फिक्स डिपॉजिट वॉल्ट में नहीं जाएंगे, ये पैसा मार्केट में घूमेगा। कोई उसकी कार खरीदी करेगा, कोई होटल में जाएगा, जिसको पैसा, अभी लेबर को पैसा मिला तो क्या करेगा, वो मशीन लेगा, कोई घर में कोई टीवी लेगा, कूलर लेगा, तो अल्टीमेटली वो अपना पैसा खर्चेगा करेगा, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी और इस 20 लाख करोड़ के कारण जो परचेसिंग पावर बढ़ेगी उससे रेवेन्यू भी मिलेगा सरकार को, राज्य सरकार और भारत सरकार को जीएसटी भी मिलेगा। क्योंकि पैसा ये ऐसा नहीं रहता जो जेब में सेफ बंद हो जाता है, पैसा घूमते रहता है। अगर किसी को अगर ये सैलरी में 10,000 रुपए मिले तो पहला काम वो करेगा कि अपने लड़कों को बस यूनिफॉर्म सिला के देगा, तो यूनिफॉर्म वाले को काम मिलेगा। दूसरा काम करेगा, गैस की सिलेंडर खरीद लेगा तो गैस के लिए उसको पैसा देगा। जो गैस की सिलेंडर बेचेगा उसको पैसा मिलेगा, तो वो उस पैसे से कुछ और नई कुछ फर्नीचर खरीदी करेगा, फर्नीचर खरीदी उससे करेगा तो फर्नीचर के पैसे पे इस सब पे गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। तो ये 20 लाख करोड़ हमारे इकोनॉमी में आने से लिक्विडिटी बढ़ेगी, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा और उद्योग व्यापार की सेहत सुधरेगी। अब इसमें एक ही है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर वो बोलते इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फिर तो ऐसा है कि अभी स्थिति ऐसी है कि अभी हमारे यहाँ तो आप बहुत तकलीफ की बात है, तो इस समय मुझे लगता है कि ये इससे ऐसी कोई संभावना नहीं है। मैं मानता हूँ महंगाई बढ़ेगी, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, मुझे लगता है इसकी संभावना नहीं है, उल्टा उससे इकोनॉमी एक्सेलरेट होती है और वर्ल्ड में जब जब भी इस प्रकार की स्थितियां आती है तो सब देश
इस प्रकार से लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं करते हैं। ये सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है पूरी दुनिया की, और हमने ये किया है और बड़ी ताकत के साथ 20 लाख करोड़ अब इंडियन इकोनॉमी में ये बूस्टिंग डोज दिया है। इससे इंडियन इकोनॉमी का व्हील एक्सीलरेट होगा, जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा और सबके ऊपर उसके मल्टीप्लाई इफेक्ट होंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमेशा आप हर चीज़ को सकारात्मक तरीके से देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि फिर आपसे बातचीत होगी जब सरकार ऐसा कोई बड़ा कदम उठाएगी या फिर कुछ बड़े ग्रीन शूट देखने को मिलेंगे इकोनॉमी में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और CNBC आवाज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।